नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मार्क एजुकेशन पे। आज मैं आपके सामने भारत के संविधान की एक जो सीरीज अपनी चल रही है, इस सीरीज के अंदर अपने एक नया टॉपिक या दूसरा टॉपिक मैं लेके आया हूं। और दूसरा जो टॉपिक है वो है भारत के संविधान की अनुसूचियां। निश्चित तौर पे जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आरपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें अपने को एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे देखने को मिलता है। और किस टॉपिक से देखने को मिलता है तो वो मिलता है अपने को अनुसूचियों से संबंधित। यानी कितनी अनुसूचियां मूल संविधान में थी, कितनी अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था, वर्तमान में अनुसूचियों के अंदर अपने को क्या क्या उपबंध मिलते हैं, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, एक एक पहलू को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अंत तक जो है इस क्लास के अंदर बने रहिएगा। देखिए टॉपिक है अपना भारत के संविधान की अनुसूचियां। भारत के संविधान की अनुसूचियां पूछा जाए, जो मूल संविधान था, जो मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को जो अपना संविधान लागू किया था, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें अनुसूचियों की संख्या मिलती है अपने को 8 अनुसूचियां मिलती है। वर्तमान में पूछा जाए अनुसूचियों की संख्या कितनी है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान के अंदर अनुसूचियों की संख्या जो है वो मिलती है अपने को 12 मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 ऐसी अनुसूचियां हैं जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, यानी इन 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। तो एक एक अनुसूची को विस्तार से अपन पढ़ेंगे कि प्रत्येक एक अनुसूची में क्या क्या व्यवस्था की गई है। देखिए प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची एक नंबर अनुसूची में क्या लिखा हुआ मिलता है? एक नंबर अनुसूची में अपने को मिलता है संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख, संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। संघ व राज्य क्षेत्र के उल्लेख का क्या मतलब हुआ? संघ व राज्य क्षेत्र के उल्लेख का मतलब हुआ दोस्तों कि इसके अंदर भारत के अंदर जितने भी स्टेट है, भारत में जितने भी स्टेट है और वर्तमान के अंदर अपने राज्यों की जो संख्या मिलती है, अनुसूची नंबर 8 में 28 तो अपने को राज्य मिलते हैं, और इन राज्यों के अलावा और अपने को क्या मिलते हैं? और अपने को मिलते हैं दोस्तों संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश मिलते हैं। और इन संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी मिलती है? इन संघ शासित प्रदेशों की संख्या अपने को 8 मिलती है। यानी भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 8 में वर्तमान के अंदर 28 तो अपने को राज्य मिलेंगे और 8 अपने को संघ शासित प्रदेशों की व्यवस्था मिलेंगी। और इनके अलावा अनुसूची नंबर 1 में क्या मिलता है? इनकी राजधानियों का उल्लेख भी मिलता है, इनकी राजधानियों का उल्लेख भी मिलता है, राजधानियों का उल्लेख मिलता है। तो ये व्यवस्था मिलती है अपने को भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 1 के अंदर अपने को व्यवस्था मिलती है। अब पूछा जाता है दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची कहती है विभिन्न पदाधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन, दिया जाने वाला वेतन। यानी 2 नंबर अनुसूची जो है वो किसका उल्लेख करती है? वेतन का उल्लेख करती है। और कौन सा वेतन? विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा, विभिन्न पदाधिकारियों को दिया जाने वाला जो वेतन है उसका उल्लेख जो मिलता है वो अपने को मिलता है अनुसूची नंबर 2 के अंदर मिलता है। अब आप कहोगे विभिन्न पदाधिकारियों के अंदर अपने को कौन कौन मिलेंगे? तो कुछ मैं आपके सामने नाम लिखता हूँ, और कुछ नामों के अंदर जैसे देखिए राष्ट्रपति,
न्यायालय के न्यायाधीश प्रधानमंत्री मंत्री परिषद लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, संसद के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य, सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, इसके अलावा CAG, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसे के कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने कितने सारे नाम लिखे या पदाधिकारी मैंने लिखे। यहाँ पे मैंने राष्ट्रपति लिखा, न्यायाधीश मैंने लिखी, प्रधानमंत्री लिखा, मंत्री परिषद लिखा, लोकसभा का अध्यक्ष एवं मैंने आपके सामने उपाध्यक्ष लिखा, राज्यसभा का मैंने सभापति लिखा, उपसभापति लिखा, संसद के सदस्य लिखे, सभी राज्यों के राज्यपाल लिखे, मुख्यमंत्री लिखा, विधानसभा के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य और मैंने आपके सामने CAG, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक भी मैंने आपके सामने लिखा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ध्यान देने वाली यहाँ पे कौन सी बात है कि मैंने यहाँ पे राष्ट्रपति तो लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे उपराष्ट्रपति नहीं लिखा। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। यानी उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा दोस्तों, वो राज्यसभा के और राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो ये जो है ध्यान देने वाली बात ये थी कि किसी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ये थी अनुसूची नंबर 2। अब देखिए अनुसूची नंबर 3 क्या कहती है। तीसरी अनुसूची क्या कहती है। तीसरी अनुसूची से दोस्तों निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरी अनुसूची कहती है विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ। अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 3 क्या कहती है, विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है, या मैं आपसे कहूं शपथ एवं प्रतिज्ञा का उल्लेख मिलता है। तो विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ अनुसूची नंबर 3 में मिलेगी, ओथ अनुसूची नंबर 3 में मिलेगी, और प्रतिज्ञा का भी जो विवरण मिलता है वो अनुसूची नंबर 3 में मिलता है। लेकिन यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पूछे जाते हैं। 1 नंबर पे भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी राज्यपाल। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के जो राज्यपाल है ये कभी भी अनुसूची नंबर 3 के अंदर शपथ नहीं लेते। जब अनुसूची नंबर 3 में शपथ नहीं लेते तो ये शपथ कहाँ पे लेते हैं, तो दोस्तों ये जो शपथ लेते हैं ये संबंधित आर्टिकल के अंदर शपथ नहीं लेते हैं। पहली बात तो ये, यानी भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके अलावा सभी राज्यों के राज्यपाल जो है अनुसूची नंबर 3 में और अनुसूची नंबर 3 के अंदर इनकी शपथ का
का उल्लेख अपने को नहीं मिलता। जब इनकी शपथ का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता तो ये इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है शपथ का, तो इनकी शपथ जो है ये लेते हैं वो अपने से संबंधित आर्टिकल में। अपने से संबंधित आर्टिकल में अपने से संबंधित जो अनुच्छेद होगा इनसे संबंधित, उसके अंदर ये शपथ लेते हैं। तो ये किस आर्टिकल के अंदर शपथ लेते हैं, तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये शपथ लेता है आर्टिकल नंबर 60 के अंदर। ये जो शपथ लेगा ये लेगा अनुच्छेद नंबर 60 में शपथ। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 60 में शपथ लेता है। भारत का उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में शपथ लेता है, तो ये आर्टिकल नंबर 69 में शपथ लेता है। और सभी राज्यों के राज्यपाल जो है वो किस आर्टिकल में शपथ लेते हैं, तो ये लेते हैं आर्टिकल नंबर 159 के अंदर। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जो है दोस्तों, ये कभी भी अनुसूची नंबर 3 में शपथ नहीं लेते, ये अपने से संबंधित आर्टिकल में शपथ लेते हैं। तो कौन से आर्टिकल में इन्होंने शपथ ली, इन्होंने जो शपथ ली है राष्ट्रपति ने आर्टिकल नंबर 60 में, इन्होंने शपथ ली है आर्टिकल नंबर 69 में, और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद नंबर 159 के अंदर मिलता है। अब बात ये आती है कि ये किस चीज़ की शपथ लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, ये जो है राज्यपाल किस बात की शपथ लेते हैं। तो दोस्तों पूछा जाए कभी किस बात की शपथ लेते हैं, तो ये शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। संविधान की रक्षा की ये लोग शपथ लेते हैं। और ये किस बात की शपथ लेते हैं, तो और ये लेते हैं लोगों के कल्याण की, लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं, लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। अब आप कहोगे कि फिर बाकी जो अभी मैं आपके सामने पद बता रहा था अनुसूची नंबर 2 में बाकी किस चीज़ की शपथ लेते हैं, तो बाकी जितने भी जो अनुसूची नंबर मैंने 2 में लिखे थे वो किस बात की शपथ लेते हैं, तो वो लेते हैं सबसे पहले तो अपने पद की शपथ है। और किस बात की शपथ लेते हैं, तो पद के साथ साथ दोस्तों ये शपथ लेते हैं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और ये जो 3 मैंने आपके सामने पद लिखे, ये तीनों के तीनों जो शपथ लेते हैं ये शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा की और लोगों के कल्याण की लेते हैं। अब देखिए अनुसूची नंबर 4 क्या कहती है। अनुसूची नंबर देखिए 4 क्या कहती है। अनुसूची नंबर 4 कहती है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची कहती है, अनुसूची नंबर कहती है 4। देखिए राज्यसभा में अगर सीटों की अपन बात करें तो राज्यसभा में पूछा जाए अधिकतम सीटें कितनी होती है, तो राज्यसभा के अंदर अधिकतम जो अपने को सीट मिलती है ये मिलती है 250। और वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इन सीटों की संख्या पूछी जाए तो इन सीटों की संख्या मिलती है दोस्तों 245। इनकी संख्या मिलती है अपने को 245 से। और इन 245 में भी अपने से पूछा जाए, इन 245 में भी 233 का तो निर्वाचन होता है, इनका तो निर्वाचन होता है। और इसके अलावा जो है 12 व्यक्तियों को भारत का राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। 12 लोगों को भारत का राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेट करता है यानी मनोनीत करता है। अब भारत का राष्ट्रपति जो है वो किस आर्टिकल के द्वारा इन्हें मनोनीत करता है, तो इन्हें मनोनीत करता है आर्टिकल नंबर 80(3) के द्वारा। आर्टिकल नंबर 80(3) के द्वारा इन्हें मनोनीत करता है। और इन्हें मनोनीत जो है वो किस किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है, तो इन्हें मनोनीत किया जाता है कला के क्षेत्र में, इन्हें मनोनीत किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और इन्हें किस में किया जाता है, तो इन्हें किया जाता है समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। राजस्थान से अपने से पूछा जाए कि राज्यसभा कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान से कभी पूछा जाए कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान से जो इन सीटों की संख्या है वो अपने को मिलती है 10 से। और राजस्थान के बराबर ही किसी से पूछा जाए उड़ीसा से,
राजस्थान के बराबर 10 सीटें जो है ये और किस राज्य की है, तो दोस्तों ये अपने को मिलती है उड़ीसा की। उड़ीसा से भी पूछा जाए कि राज्यसभा में जो है कितनी सीटें अपने को मिलती है, 10 सीटें अपने को मिलती है। तो देखिए अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा के अंदर सीटों का बंटवारा, और राज्यसभा में अधिकतम सीटें पूछी जाए तो अधिकतम सीटें हो गई 250, लेकिन पूछा जाए वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 245 सीटें हैं। इन 245 सीटों के अंदर 233 सीटों का तो निर्वाचन होता है और 12 लोगों को भारत का राष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 83 के द्वारा जो है कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में इनको मनोनीत करता है। राजस्थान से पूछा जाए कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो राजस्थान से सीटें अपने को 10 मिलती है, और राजस्थान के बराबर ही किस राज्य की मिलती है, तो उड़ीसा की मिलती है। ये भी अपने को कितनी सीटें मिलती है, तो दोस्तों अपने को 10 सीटें मिलती है। अनुसूची नंबर थी ये 4। अब देखिए अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 5 नंबर अनुसूची अपने को क्या कहती है? 5 नंबर अनुसूची कहती है अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रावधान, एससी एवं एसटी का प्रावधान। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रावधान, एससी एवं एसटी का जो प्रावधान मिलता है, ये मिलता है दोस्तों अपने को अनुसूची नंबर किसके अंदर? अनुसूची नंबर अपने को मिलता है 5 नंबर अनुसूची मिलता है। अब देखिए एक प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि किस अनुसूची के अंदर जो है अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रावधान मिलता है, तो अपना आंसर होगा किस अनुसूची के अंदर? 5 नंबर अनुसूची के अंदर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एससी व एसटी किसी भी जाति को अनुसूचित जाति व जनजाति घोषित करने का अधिकार, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति व जनजाति घोषित करने का जो अधिकार है वो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। वो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति व जनजाति घोषित करना है तो ये अधिकार भी किसके पास है? तो दोस्तों ये अधिकार भी है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ये 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं किस प्रकार से कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति व जनजाति घोषित करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसी भी राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार भी किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब देखिए उसके बाद आती है अनुसूची नंबर 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में विशेष प्रावधान, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के अंदर जो है विशेष प्रावधान है। 4 राज्यों में विशेष प्रावधान किस अनुसूची के द्वारा है दोस्तों पूछा जाए तो ये जो विशेष प्रावधान मिलता है ये अपने को मिलता है अनुसूची नंबर किस में मिलता है? 6ठी अनुसूची के अंदर मिलता है। अब देखिए पूछा जाए वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो 4 राज्यों की एक ट्रिक बनती है, और वो ट्रिक कौन सी बनती है? 4 राज्यों की ट्रिक बनती है मैं एटीएम, ट्रिक बनती है मैं एटीएम। अब देखिए मैं एटीएम ट्रिक बनी तो मैं से क्या बन जाता है? मैं से बन जाता है मेघालय, मैं से बन जाता है मेघालय। ऐसे क्या बन जाता है? ऐसे बन जाता है असम। टी से क्या बन जाता है? टी से बन जाता है दोस्तों त्रिपुरा। और एम से क्या बन जाता है? एम से बन जाता है मिजोरम, एम से बन जाता है मिजोरम। तो इसका मतलब 4 राज्यों के अंदर विशेष प्रावधान किया गया है। किस अनुसूची के द्वारा किया गया है? तो ये जो है अनुसूची नंबर 6ठी अनुसूची के द्वारा विशेष प्रावधान किया गया 4 राज्यों के अंदर। और ट्रिक इसकी कौन सी होगी? मैं एटीएम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर मिलता है। उसके बाद आती है 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची कहती है शक्तियों का विभाजन, विषयों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन,
और विषयों का बंटवारा। देखिए, भारत के अंदर जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, इस संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर क्या व्यवस्था की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा? व्यवस्था दोस्तों ये की गई है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार उनके ऊपर कानून बना सकता है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है, कुछ ऐसी है जिनके ऊपर जो है दोनों ही क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। और ऐसी जो सूचियाँ हैं इनको बांटा गया है 3 भागों के अंदर। 1 नंबर हो गई संघ सूची, या आप कहोगे 3 सूचियों में बांटा गया है। 1 नंबर पे संघ सूची, 2 नंबर पे राज्य सूची, और 3 नंबर पे हो गई समवर्ती सूची। 3 नंबर पे हो गई समवर्ती सूची। अब देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान के अंदर संघ सूची जो थी, इस संघ सूची के अंदर कितने विषय थे? इस संघ सूची के अंदर कितने विषय थे जिनके ऊपर जो है संघ सरकार कानून बना सकती थी? तो संघ सूची के अंदर दोस्तों 97 विषय थे। 97 विषय थे। वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान में कितने विषय है, तो वर्तमान के अंदर इसमें अपने को मिलते हैं 100 विषय। दूसरी आती है राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर पूछा जाए कितने विषय थे, तो राज्य सूची के अंदर जो थे वो अपने को मिलते हैं 66 विषय। राज्य सूची में कितने विषय थे? तो इसके अंदर अपने को मिलते थे 66 विषय। वर्तमान में पूछा जाए कितने विषय है, तो वर्तमान के अंदर इसमें अपने को मिलते हैं 61 विषय अपने को मिलते हैं। 3 नंबर पे आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची के अंदर अपने को 47 विषय मिलते थे। 47 विषय मिलते थे। वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान में कितने विषय है, तो संघ सूची के अंदर दोस्तों वर्तमान में अपने को मिलते हैं 52 विषय। तो ये भी प्रश्न पूछा जाए कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय है, संघ सूची में वर्तमान में अपने को 100 विषय मिलते हैं, राज्य सूची में अपने को 61 विषय मिलते हैं, और इसके अलावा जो है वो अपने को मिलते हैं समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय मिलते हैं, तो इसमें मिलते हैं अपने को 52 यानी अपने को 52 विषय मिलते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो दोस्तों संघ से स्पष्ट है, कानून बनाती है केंद्र सरकार। कानून बनाती है केंद्र सरकार। पूछा जाए राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, तो राज्य सूची के विषय पर सामान्यतः कानून कौन बनाता है? सामान्यतः कानून बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, कानून बनाती है राज्य सरकार, कानून बनाती है। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे कहा सामान्यतः कानून, इसका मतलब यहाँ पे कोई और भी कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय पे, और कोई कानून बना सकता है, तो वो कौन बना सकती है यहाँ पे? तो दोस्तों केंद्र सरकार भी यहाँ पे कानून बना सकती है। केंद्र सरकार जो है वो भी यहाँ पे कानून बना सकती है। इसके अलावा 3 नंबर पे आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे कौन कानून बना सकता है? तो समवर्ती सूची पे कानून बना सकती है राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों, यानी इस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, और राज्य सरकार के अलावा और कौन कानून बना सकती है? केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और अब आप मेरे से ये पूछोगी कि अगर दोनों में विवाद हो जाता है तो विवाद की स्थिति में कानून कौन बनाएगा? तो दोस्तों विवाद की स्थिति के अंदर कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार का कानून जो होगा, वो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाएगा। केंद्र सरकार का कानून जो है वो दोस्तों प्रभावी माना जाएगा। तो ये अपन ने पढ़ा 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कितने कितने विषय थे इनके अंदर, वो भी अपन ने पढ़ा था। और ये भी अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? तो सामान्यतः राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके अलावा जो है समवर्ती सूची पर भी कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं दोस्तों। और अगर कोई विवाद हो जाता है तो विवाद की स्थिति के अंदर कानून किसका प्रभावी होगा? तो वो कानून जो प्रभावी माना जाएगा वो कानून माना जाएगा केंद्र सरकार का माना जाएगा। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है? राज्य सूची। राज्य सूची, ये जो राज्य सूची है इस पे कानून बनाती है दोस्तों सामान्यतः राज्य सरकार।
इस पे सामान्यतः कानून तो कौन बनाएगा, इसमें सामान्यतः कानून बनाती है राज्य सरकार। लेकिन अगर इस पे कानून बनाना चाहिए तो इस पे मैंने अभी आपसे कहा, और कौन कानून बना सकती है, केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बना सकती है। अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बनाएगी तो वो किस किस आर्टिकल के द्वारा कानून बना सकती है, केंद्र सरकार दोस्तों एक तो कानून बना सकती है आर्टिकल नंबर 249 के द्वारा, और किस आर्टिकल के द्वारा कानून बना सकती है, तो एक कानून बना सकती है आर्टिकल नंबर 250 के द्वारा, और किस के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 252 के द्वारा बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा और किसके द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 253 के द्वारा भी कानून बनाए जा सकते हैं। यानी 3 ऐसे आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 249, आर्टिकल नंबर 250, अनुच्छेद नंबर 252 और अनुच्छेद नंबर 253। इन तीनों ही आर्टिकल के द्वारा जो है राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बताऊं कि आर्टिकल नंबर 249 के द्वारा जब कानून बनाया जाता है तो किसी राज्य सूची का विषय होगा, और उस राज्य सूची के विषय को जो है राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व का विषय जो है वो राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जा सकता है। और इस कानून की शुरुआत पूछा जाए संसद के किस सदन से की जाती है, तो इसकी शुरुआत जो है वो संसद के राज्यसभा से इसकी शुरुआत की जा सकती है। यानी राज्यसभा के पास वो पावर है कि राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। इसके अलावा आता है आर्टिकल नंबर 250। राज्य में जब आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल की स्थिति के अंदर किस आर्टिकल के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, तो वो जो है राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद नंबर 250 के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। और इसकी अवधि कितनी रहती है, तो आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के बाद इसे क्या किया जा सकता है दोस्तों, समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी क्या कानून बनाया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विषय या विवाद पे कोई कानून बनेगा तो वो किस आर्टिकल के द्वारा बनेगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों, तो वो दोस्तों बनेगा आर्टिकल नंबर 252 के द्वारा। उसके बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला है या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, या कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला है या कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उस विषय के ऊपर कानून बनाना है, तब भी आर्टिकल नंबर 253 के द्वारा कानून कौन बनाएगा, तो दोस्तों कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। तो ये जो मैंने आपके सामने आर्टिकल लिखे, इनके द्वारा भी राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बना सकती है, तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है दोस्तों, केंद्र सरकार बना सकती है। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बाट एवं मापतोल शिक्षा वन एवं वन्य जीव, इन्हें जो है राज्य सूची के विषय से निकालकर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों समवर्ती सूची में रखा गया, समवर्ती सूची के अंदर रखा गया। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी बाट, माप, तोल, शिक्षा, वन एवं वन्य जीव जो है उनको राज्य सूची के विषय से निकालकर किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची के अंदर इन्हें रखा गया था, तो इन्हें रखा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रखा गया था। ये अपने सामने थी 7वीं अनुसूची। अब अपने सामने आती है 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 8वीं जो है वो लास्ट अनुसूची मूल संविधान की 8वीं अनुसूची। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। 8वीं अनुसूची कहती है भाषाओं का प्रावधान, भाषाओं का प्रावधान, भाषाओं का प्रावधान।
भाषाओं का प्रावधान। तो ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है उसमें भाषाओं का प्रावधान किया गया है, तो वो अपने सामने कौन सी अनुसूची होगी दोस्तों, ये अपने सामने होगी 8वीं अनुसूची। मूल जो संविधान की 8 नंबर अनुसूची थी, मूल संविधान की 8 नंबर अनुसूची जो थी, इसमें 14 भाषाएं थी, इसमें 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में पूछा जाए इसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और अब देखिए, जैसे ही मैं 14 के अंदर 8 जोड़ता हूं तो अपने सामने कितनी भाषाएं आ जाती है, 22 आ जाती है। तो इसका मतलब 14 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंदर अपने को मिलता है। वर्तमान के अंदर कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान के अंदर दोस्तों अपने को मिलती है 22 भाषाएं। यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। देखिए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया। ये तो दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा कि मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान के अंदर अपने को मिलती है कितनी भाषाएं, 14 भाषाएं अपने को मूल संविधान के अंदर मिलती है। अभी देखिए, जो एक रीट का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी भाषा जो है मूल संविधान के अंदर नहीं थे। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं आपको याद होनी चाहिए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, उड़िया, बांग्ला, उसके बाद में गुजराती के बाद मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और कौन सी भाषा होगी, असमिया भाषा होगी। तो मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अब बात ये आती है कि उसके बाद जो है इसमें संविधान संशोधन किया गया और संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। अब देखिए दोस्तों, एक संविधान संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन 1976 को, 21वां संविधान संशोधन 1976 को। और इसी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसकी दोस्तों अपने से ट्रिक पूछा जाए तो इसकी ट्रिक अपने को बनती है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कब जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद में होता है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो इसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो अब देखिए, मूल संविधान के अंदर अपने सामने कितनी भाषाएं थी। मूल संविधान में अभी अपने 14 भाषाएं पढ़ी थी, उसके बाद देखिए 15, उसके बाद 16, फिर 17, फिर अपने को 18, फिर अपने 19, फिर 20, फिर 21 और 22। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा था वर्तमान के अंदर इन भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, तो वर्तमान के अंदर इन भाषाओं की संख्या जो अपने सामने हो गई
इन भाषाओं की संख्या अपने सामने कितनी होगी? 22 जो है इनकी संख्या होगी। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 8 में जुड़ने वाली 15वीं भाषा कौन सी थी? तो जुड़ने वाली जो 15वीं भाषा थी, तो जुड़ने वाली 15वीं भाषा जो है दोस्तों, वो जुड़ने वाली 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी अपने सामने जो है जुड़ने वाली 15वीं भाषा थी। एक प्रश्न और पूछा जाता है भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 8 में एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? तो एकमात्र विदेशी भाषा जो अपने को मिलती है, एकमात्र विदेशी भाषा मिलती है नेपाली मिलती है, नेपाली मिलती है। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 8 में वर्तमान तक कितनी बार संशोधन हो गया? वर्तमान तक कितनी बार संशोधन हो गया? तो दोस्तों वर्तमान तक 4 बार संविधान संशोधन हो गया। एक तो 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद में अभी पढ़ा था 71वां संविधान संशोधन, एक अपन ने पढ़ा था 92वां संविधान संशोधन, एक होता है 96वां संविधान संशोधन। और इसी 96वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों उड़िया भाषा को ओड़िया भाषा किया गया था। उड़िया भाषा को ओड़िया भाषा जो है वो किया गया था। तो वर्तमान तक पूछा जाए संविधान की अनुसूची नंबर 8 में कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो वो अपने सामने जो है 4 बार संशोधन हो चुका है। 4 बार जो है वो संशोधन हो चुका है। अब देखिए मूल संविधान के अंदर तो अपने सामने 8 भाषाएं थी, इसका मतलब 4 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। तो अब देखिए जुड़ने वाली पहली अनुसूची, और वो अनुसूची बन जाएगी अपने सामने 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। ये पूछा जाता है अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो इस अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और उस समय पूछा जाए देश के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू हुआ करते थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद आता है 10 नंबर अनुसूची। 10 से बन जाता है दल बदल। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 10 से बन जाता है दोस्तों दल बदल के प्रावधान पर रोक। दल बदल के, दल बदल के प्रावधान पर रोक, दल बदल के प्रावधान पर रोक। ये पूछा जाता है ये अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो इसे जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और उस समय पूछा जाता है प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी के बेटे प्रधानमंत्री बने थे, और इंदिरा गांधी के बेटे का नाम था राजीव गांधी। तो इस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था राजीव गांधी, राजीव गांधी। तो अपने सामने पूछा जाए अनुसूची नंबर कौन सी? अनुसूची नंबर पूछा जाए 9वीं अनुसूची कब जुड़ती है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जुड़ती है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 10वीं अनुसूची कब जुड़ती है? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के प्रावधान पे रोक जुड़ती कब है दोस्तों? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और उस समय जो है पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अब देखिए अपने सामने अनुसूची नंबर 11वीं, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और 11वीं अनुसूची देखिए क्या व्यवस्था मिलती। 11वीं अनुसूची,
11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में अपने को क्या व्यवस्था मिलती है? पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज का प्रावधान अपने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची है, यहाँ से हर बार जो है एक प्रश्न अपने को देखने को मिलता है। यानी पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर मिलता है? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची के अंदर अपने को मिलता है। अब देखिए पंचायती राज का उल्लेख, पंचायती राज का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग नंबर 9 में मिलता है। आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक मिलता है? अनुच्छेद नंबर 243 ए से लेके आर्टिकल नंबर 243 ओ तक अपने को मिलता है। पूछा जाता है पंचायती राज से संबंधित टोटल कितने आर्टिकल मिलते हैं? तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित टोटल अपने को जो है 16 आर्टिकल मिलते हैं। 16 आर्टिकल जो है वो अपने को मिलते हैं। तो व्यवस्था कहाँ पे मिलते हैं? भाग नंबर 9 के अंदर मिलती है। आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके आर्टिकल नंबर 243 ओ के अंदर अपने को व्यवस्था मिलती है। अब देखिए पूछा जाता है पंचायती राज जो है ये कब जोड़ी गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। और ये जो है भारत में कब लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन है भारत में लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल दोस्तों 1993 को किया गया था। इसीलिए प्रत्येक साल 24 अप्रैल को, इसीलिए प्रत्येक साल 24 अप्रैल को पूछा जाता है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब देखिए पूछा जाता है पंचायती राज जो है भारत के अंदर कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? तो पंचायती राज भारत में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। जबकि पूछा जाता है कि पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज का जनक कहा जाता है दोस्तों बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है कहाँ से की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान से। राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत होती है। राजस्थान के किस जिले से? नागौर से शुरुआत होती है। और नागौर में भी पूछा जाए किस गांव से होती है? तो बगदरी गांव से जो है इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनता है दोस्तों राजस्थान। पहला राज्य बनता है राजस्थान। जबकि पंचायती राज पर चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बनता है? तो चुनाव करवाने वाला पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश बनता है। पहला राज्य जो है वो बनता है आंध्र प्रदेश बनता है। यानी प्रश्न पूछा जाए पंचायती राज जो है भारत के अंदर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया। चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बनता है? तो चुनाव करवाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनता है। पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए? पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए? तो पंचायती राज को 29 विषय सौंपे गए जिनके ऊपर कानून बनाया जा सकता है। और इससे भी एक अच्छा प्रश्न पूछा जाता है आधुनिक पंचायती राज का जनक, आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राजीव गांधी को कहा जाता है।
राजीव गांधी को कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है राजीव गांधी को। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? पंचायती राज से संबंधित थी 11वीं अनुसूची। क्या क्या प्रावधान किए गए, कब कब प्रावधान किए गए थे, तो ये अपन ने पढ़ा। इसे जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था और 24 अप्रैल 1993 को ये जो है भारत के अंदर है लागू कर दिया गया, और 24 अप्रैल 1993 को। अब देखिए अपने सामने अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची अपने को क्या कहती है? नगर पालिका, नगर पालिका का प्रावधान, नगर पालिका। अब देखिए इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है भारत के संविधान के भाग नंबर 9 क में मिलता है। किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 243 से लेके आर्टिकल नंबर 243 से ZG तक अपने को मिलते हैं। टोटल पूछा जाए कितने आर्टिकल है तो टोटल अपने को जो मिलते हैं वो मिलते हैं 18 आर्टिकल मिलते हैं। 18 टोटल अपने को आर्टिकल मिलते हैं। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो इसे कब जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और 74वें संविधान संशोधन 1992 को भारत में कब लागू किया गया था? तो इसे भारत के अंदर लागू किया गया था 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 को जो है ये 74वां संविधान संशोधन भारत के अंदर जो है वो लागू किया गया था 1 जून 1993 को। अब देखिए पूछा जाता है कि नगर पालिका जो है ये कितने विषयों के, इनको कितने विषय सौंपे गए हैं? इन्हें जो है कितने विषय सौंपे गए हैं? तो इन्हें जो है वो सौंपे गए हैं 18 विषय इन्हें सौंपे गए हैं। किसे 18 विषय सौंपे गए हैं? जिस प्रकार से पंचायती राज को 29 विषय सौंपे गए हैं उसी प्रकार से नगर पालिका को पूछा जाए कितने विषय सौंपे गए हैं, तो इन्हें जो सौंपे गए हैं वो इन्हें सौंपे गए हैं 18 विषय सौंपे गए हैं। तो ये जो थी अनुसूची नंबर अपने सामने कौन सी अनुसूची थी? 12वीं अनुसूची थी। नगर पालिका का प्रावधान इसमें मिलता है और नगर पालिका का प्रावधान इसमें मिलता है तो कब इसे जोड़ी गई थी? तो इसे जोड़ा गया था दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और 74वां संविधान संशोधन 1992 भारत में लागू कब होता है? 1 जून 1993 को लागू होता है। कितने विषय इन्हें सौंपे गए थे? तो इन्हें जो है वो 18 विषय सौंपे गए थे। अब देखिए अपने अनुसूचियां पढ़नी शुरू की थी। 1 नंबर अनुसूची से अपने को पढ़ना शुरू किया था और अंततः अपन ने जो है कितनी अनुसूचियां पढ़ी? अंततः जो है 12 की 12 अनुसूचियां अपन ने पढ़ी थी। तो जितने इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे दोस्तों, या जितना अपन विस्तार से इसे पढ़ सकते थे उतने अपने विस्तार से इसे पढ़ा है। और जितना इसे विस्तार से पढ़ा है हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को उतने जो है ईमानदारी के साथ इस पूरी क्लास को लगाओगे। और अगर ईमानदारी के साथ इस क्लास को लगाते हो तो निश्चित तौर पे जो भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न जो है इस टॉपिक से आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों अंत तक आप बने रहे थे, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर अपने एक नए टॉपिक के साथ।